हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ, जो लोग खास करके पहली बार विजिट कर रहे हैं, हर रोज़ सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो और यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जा करके देखिए, साइड में राइट साइड में लिखा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देंगे तो उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, वो भी सबसे पहले। तो देखिए, सवाल नंबर 1, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम चलते हैं महत्वपूर्ण सवाल की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। ओके, देखिए सवाल नंबर 1, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? ऑप्शन देखिएगा, 1 जल के परिक्षेप माध्यम में वायु, ऑप्शन 2 जल के परिक्षेप माध्यम में कोहरा, ऑप्शन नंबर 3 वायु के परिक्षेप माध्यम में कुहासा, या ऑप्शन नंबर 4 वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। याद रखना है, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो वायु के परिक्षेप माध्यम से जल बिंदु, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 गैस, 2 वाष्प, 3 प्लाज्मा या 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो प्लाज्मा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 3, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 परावर्तन, 2 अपवर्तन, 3 व्यतिकरण या 4 प्रदीप्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रदीप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्ति से, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 4, ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए 4, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है और न विनाश? तो दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, या ऑप्शन नंबर 2 ले सातेल्ये का नियम, या ऑप्शन नंबर 3 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या ऑप्शन नंबर 4 परासरण का नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया सकता और न विनाश? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन देखिएगा, 1 प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन 2 ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन 3 ध्वनि की तीव्रता के लिए, या ऑप्शन नंबर 4 रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। जी हाँ, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 डायनेमो में, ऑप्शन 2 विद्युत, या ऑप्शन 3 बैटरी में, तापक में, या ऑप्शन नंबर 4 परमाणु बम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, बैटरी में, तापक में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, देख लीजिए साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे अगर आप प्रेस कर देंगे तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और पिछली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, मिस कर गए हो किसी कारणवश, तो आई बटन पे चेक कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मधु मोम, ऑप्शन 2 कानोवा मोम, ऑप्शन 3 पैराफिन मोम, या ऑप्शन नंबर 4 जोजोबा मोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, पैराफिन मोम, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो पैराफिन मोम, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 8, ध्यान से देखिए। कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 एंथेसाइट, ऑप्शन 2 लिग्नाइट, ऑप्शन 3 पीट, या ऑप्शन 4 बिटुमिन। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, पीट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 9, ध्यान से देखिए। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 स्टील, 2 ढलवा लोहा, ऑप्शन 3 कच्चा लोहा, या ऑप्शन नंबर 4 पिटवा लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, पिटवा लोहा।
लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 सीसा, 2 रांगा, 3 जिंक या 4 पारद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मैं बता देना चाहूँगी कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हो। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक की मैंने ये लिंक दे रखी है, आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है। जी हाँ, पारद। ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनती है? तो पारद, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 ध्यान से देखिए। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 जर्मनी, 2 जापान, 3 इटली या 4 रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इटली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। प्रतिक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे, किसके? तो ऑप्शन देखिएगा, 1 11, 2 10, 3 8 या 4 9। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, 9, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्या? तो 9, याद रखना है। कहा गया कि प्रतिक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों के द्वारा लिए जाएंगे, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 13 ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 324, ऑप्शन 2 311, ऑप्शन 3 370 या ऑप्शन नंबर 4 356। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, 370 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसकी कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन देखिएगा, 1 कुल सदस्य संख्या का 1/3, ऑप्शन 2 कुल सदस्य संख्या का 1/4, ऑप्शन नंबर 3 कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग या ऑप्शन नंबर 4 कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, 10 भाग, ये याद रखना है। कहा गया कि संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, 10 भाग, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल नंबर 15 ध्यान से देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिएगा, 1 स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, ऑप्शन 2 देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, और ऑप्शन नंबर 3 कानूनों की, देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, या ऑप्शन नंबर 4 संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन देखिएगा, 1 धर्म, 2 जाति, 3 कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, या ऑप्शन नंबर 4 रंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो कुल संख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स सिर्फ ध्यान से देखना ही नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना भी है और समझ करके पढ़ना है, कंसंट्रेट करना है। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में जुड़ जाइए। और डेली सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और डेली शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। क्लास मिस मत कीजिए, एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ये सारे, मैं बता रही हूँ आपको, बार बार मैं बोलती हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। करेंट अफेयर, टॉप करेंट अफेयर होते हैं सुबह 6 बजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होते हैं।
है और हर रोज शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉप वाले क्वेश्चन सब होते हैं क्योंकि वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो क्लास मिस नहीं करना है और सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप भी पहली बार विजिट कर रहे हो जो लोग, तो और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब कर दिया उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखिए वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सवाल नंबर 17, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन देखिएगा, 1 भैंस, 2 भेड़, 3 गाय या 4 सूअर। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भैंस इसका सही आंसर है। यहाँ मैस लिखा गया है, भैंस होगा। कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 उपनिषद, 2 वेद, 3 त्रिपिटक या ऑप्शन नंबर 4 जातक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ त्रिपिटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। कहा गया कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक, याद रखना है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 19, ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ आप कमेंट करके भी बताइएगा मुझे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ओके चलिए देखिए सवाल नंबर 19, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र में हुआ था, किस क्षेत्र में? ऑप्शन देखिएगा, 1 धर्म, 2 कला, 3 साहित्य या 4 वास्तुकला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वास्तुकला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है इसका। अब देखिए किसका किसका मिलान करना, ऑप्शन नंबर इधर से इधर को मिलाना है क्या? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेल्जली अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, और इधर है सहायक संधि, भारतीय विश्वविद्यालय यह अधिनियम यहाँ होना चाहिए था, और राज्यालय नीति, और बंगाल में द्वैत शासन। तो दोस्तों इसे हमें मिलाना है। ऑप्शन देखिएगा, ये ABCD के क्रम में रहेगा, ये ABCD के क्रम में ही रहेगा, और इसे हमें मिलाना है इधर। ओके अब देखते हैं ऑप्शन इसका। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 2 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 3 4 3 2 1, या ऑप्शन नंबर 4 1 4 2 3। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ इसका सही आंसर है 4 1 3 2। तो हमें कैसे मिलाना है देख लीजिए, 4 1 3 2, जी हाँ यही होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखना है। 4 1 3 2, A का 4, B का 1 और C का 3 और 4 D का 2, ऐसे ही होगा। आप पॉज करके एक बार ध्यान से समझ सकते हो, आप एक बार खुद से पढ़ सकते हो, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ पढ़ना नहीं और सिर्फ देखना नहीं है, समझना भी है, क्योंकि अगर समझ के पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा और तो ही आप आगे बढ़ सकते हो और तो ही कोई फ़ायदा होगा। मैं जो ये बोल रही हूँ ये मेरा बोलने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आप ध्यान से नहीं समझ रहे हो तो। सिर्फ सुन करके पार कर दोगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। एक बार समझ में नहीं आता है पॉज करके आप उसे दोबारा पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान दे के पढ़िए तो भी समझ आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 21, ध्यान से देखिए। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन देखिएगा, 1 औरंगजेब, 2 मोहम्मद शाह, 3 शाह आलम या 4 बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ बहादुर शाह जफर। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो बहादुर शाह जफर, याद रखना है। सवाल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग समझ करके पढ़ोगे तो बिल्कुल याद होगा और एक भी क्लास फालतू नहीं जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। आप ध्यान से पढ़ो, एग्जाम्स कैसे नहीं निकलते हैं तब पता चलेगा। एग्जाम्स जरूर निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो बहादुर शाह जफर, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 22, ध्यान से देखिए। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन देखिएगा, 1 श्रीगुप्त, 2 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 घटोत्कच या ऑप्शन नंबर 4 कुमार गुप्त प्रथम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, इसका सही आंसर है श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 23 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 बुकर पुरस्कार, ऑप्शन 2 पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन 3 सखाराव पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 4 सुल्लिवान पारितोषिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, पुलित्जर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 ध्यान से देखिए। ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 पाइथागोरस, ऑप्शन 2 यूक्लिड, ऑप्शन 3 जोहान केपलर या ऑप्शन नंबर 4 रेने डेस्कांटेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, यूक्लिड को ज्यामिति के पिता माना जाता है। याद रखना है किसको? यूक्लिड को ज्यामिति का पिता माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 25 ध्यान से देखिए। बेन किंगसेल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिएगा, 1 खेलकूद, 2 चिकित्सा विज्ञान, 3 चलचित्र या 4 समाज सेवा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, चलचित्र, याद रखना है। बेन किंगसले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो चलचित्र, याद रखना है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 26 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 महात्मा गांधी, 2 लियाकत अली खां, ऑप्शन 3 मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड लुई माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी और बाकी इन तीनों की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी, लियाकत अली खां और लॉर्ड लुई माउंटबेटन। किसकी हत्या नहीं की गई थी इन 4 में से? तो मोहम्मद अली जिन्ना की, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 27 ध्यान से देखिए। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 1980, ऑप्शन नंबर 2 1981, ऑप्शन नंबर 3 1982 या ऑप्शन नंबर 4 1984। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, 1982 में भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ था। कब? तो 1982 में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 28 ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? TIFR का संस्थापक निदेशक कौन था? ऑप्शन देखिएगा, TIFR का फुल फॉर्म क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। TIFR के संस्थापक का निदेशक कौन था? ऑप्शन देखिएगा, 1 SS भटनागर, ऑप्शन 2 HJ भाभा, ऑप्शन 3 MN साहा या ऑप्शन नंबर 4 विक्रम साराभाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, HJ भाभा। TIFR के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो HJ भाभा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 29 ध्यान से देखिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 1965, ऑप्शन 2 1969, ऑप्शन नंबर 3 1971 या ऑप्शन नंबर 4 1976। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि अंतिम प्रश्न, ध्यान से देखिए। भारत में पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 4 या ऑप्शन नंबर 4 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, भारत से पहले कितने देश ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो 5 देशों ने, याद रखना है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। डेली टॉप 30 क्वेश्चंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस होता है हर रोज 8 बजे और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हर रोज 6 बजे, सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, डेली करेंट अफेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होता है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियांत को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि वीडियो कैसा लग रहा है और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ अगले दिन नए क्वेश्चंस के साथ।